Yes, friends. Good afternoon. झोप आलाय? नाही ना? चला, can we start? Had food? मग नक्की झोप येणार. जेवण पण झालंय, अभ्यास पण करायला लागलाय, दोन्ही गोष्टी अशा करायला ज्याच्यावरून झोप यायलाच पाहिजे. चलो, सो आज कोई कंसेप्ट नहीं डिस्कस करना है, जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट टेल मी, हैव यू डन होमवर्क? तो जस्ट टेल मी द आंसर. पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना था. व्हाट इज पेबैक पीरियड यू आर गेटिंग? 2 पॉइंट और एग्जैक्टली 2 years क्या? अच्छा 2 years. हाँ हाँ हाँ, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2 पॉइंट कुछ थे. राइट राइट. Initial investment 2 lakhs, first 2 years you are getting your recovery. Now discounted payback period कितना रहा है? 2.44 years. And discounted cash flow statement मतलब एक जो statement हमने ड्रॉ किया था discounted payback period में, year, particulars, cash flow, discounting factor हमने assume करा था 10% and then present value. ये तो ड्रॉ किया रहेगा ना आपने, and then cumulative present value. So this statement is nothing but discounted cash flow. Okay, बस इतना ही था. ये पार्ट तो इन्हें पेंडिंग ही रखना था हमें. जस्ट हैव यू रिटन अ नोट कि हमें क्वेश्चन में दिया था ना कि अजम्पशन करना है हमें. जस्ट एक नोट लिखिए. इट इज अज्यूम दैट डिस्काउंट रेट इज 10%. Write down one note. Discount rate, it is assumed that discount rate is 10%. Now we will solve third question. It is again just to start with, इतने simple question आपके एग्जाम के लिए नहीं आएंगे. Okay, एक काम करते हैं, ये डिस्काउंटेड पीरियड कैंसिल कर देते हैं. विल कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी. ओके, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की इन्होंने प्रैक्टिस सेकंड एग्जांपल में भी आगे न होगी. तो देखिए क्या दिया है, दो प्रोजेक्ट्स है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 135, दूसरे प्रोजेक्ट का 2,40,000 एंड दोनों प्रोजेक्ट्स की रिस्पेक्टिव कैश इनफ्लो दी गई है. तो हमें बस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी as well as profitability index. Okay, तो अगेन इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है. जस्ट टू स्टार्ट विथ हाउ टू प्रेजेंट वगैरह कैलकुलेशन दिखाने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो व्हाट वी कैन डू, प्रोजेक्ट ए एंड बी का अलग अलग टेबल बनाए. एनपीवी का जो अपना कॉलम रहेगा, ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एंड या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. तो दो अलग अलग टेबल बनाए, एक ही टेबल में विल शो द कैलकुलेशन. आई नो कि एक ही टेबल में आप कहोगे, राइट. बस दो कॉलम्स बनेंगे, कैश फ्लोज डिफरेंट होंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस होंगे, राइट. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो कॉमन सेम ही रहेगा, बराबर. तो विल शो इन वन वर्किंग ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब देखिए, नॉर्मल केस में, डोंट ड्रॉ, नॉर्मल केस में हम कॉलम ड्रॉ क्या करते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ कॉलम फॉर ईयर, देन पर्टिकुलर्स, देन वी राइट कैश फ्लो, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं. एंड देन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकता हूं.
डिस्काउंटिंग करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। ये अपना नॉर्मल टेबल होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, राइट। यहाँ पे इनिशियल आउटफ्लो होंगे एंड देन इनफ्लो होंगे, इनका डिफरेंस होगा अपना एनपीवी। इज इट राइट? कंसेप्ट डिस्कस करते टाइम भी मैंने इसी मैनर में प्रेजेंट किया होता। नाउ हमें दो प्रोजेक्ट्स एक ही टेबल में दिखाने हैं, तो कैश फ्लो दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो सेम ही होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज फर्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 16% कॉमन में ले रहा हूं एंड देन दो पार्ट प्रोजेक्ट ए, अब उसके कैश फ्लोज एंड ये कैश फ्लो को अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल बी गेटिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी, अगेन कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बस इतने ही कॉलम्स ड्रॉ करना। नाउ यू कैन ड्रॉ द कॉलम्स। सो ऑलवेज विल बी स्टार्टिंग विथ 0th ईयर, जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 0th ईयर विल राइट इनिशियल इन्वेस्टमेंट and then cash flow after tax। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए की कितने हैं? 1,35,000 है ना। ऑलवेज रिमेंबर जो कैश आउटफ्लो है मुझे ब्रैकेट में लिखना है। एंड प्रोजेक्ट बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने? 2,40,000। एंड देन कॉपी पेस्ट, फर्स्ट ईयर कैश फ्लो नील, 30,000, 1,32,000, 84,000, 84,000। देन यहां पे 60,000, 84,000, 96,000, 1,02,000 एंड 90,000। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। 0.862, 0.743, 0.641, 0.552 and 0.476. Simply multiply those cash flows with its respective present value factor, calculate the net. Use m plus function every time when you are calculating this. Just what you can do is you can take total first, present value of cash inflow, MRC 193,254, so NPV। ये टोटल में से 135 लेस करेंगे, 1,35,000, तो ये करेंगे 60, कितना आ रहा है जस्ट चेक करो,
1,35,000 ना, 58,254. In same manner calculate for project B. Just check project A NPV, you are getting 58,254 and project B 34,812. Are these answers correct? 34,812. So just do let me know once you have completed this so that we can show profitability index. Done? Now same table you can use for profitability index, but we'll show separately. Second working लिखिए, profitability index. So what is the formula for calculation of profitability index? Present value of cash outflow upon present value of cash inflow ना? Outflow upon inflow या inflow upon outflow? Inflow upon outflow. So present value of cash inflow, serial B I can write present value of cash outflow. So profitability index A upon B. यहाँ पे कितना था 193,254 मैंने कैलकुलेट करा था and 1,35,000. $1.43 something and here 2,40,000 plus 274,812 1 point से approximately 1.5 लिख सकते हो. कोई डिसीजन देना नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वगैरह, जस्ट कैलकुलेशन था. डन. चलिए एक और क्वेश्चन सिंपल वाला सॉल्व करते हैं. रीड सेकेंड एग्जांपल. यहां पे IRR पेंडिंग रखेंगे. बाकी अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कीप IRR पेंडिंग. देखिए कैश फ्लो जो दिया आफ्टर टैक्स दिया बट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, राइट? तो ये मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए ना. बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब वैसे भी मुझे डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना था, राइट? तो नॉन कैश एलिमेंट है. एंड आफ्टर टैक्स मतलब एक्चुअल टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करके लेस करके कैलकुलेट किया हुआ है. मींस व्हाट हैज बीन गिवन इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे इशू नहीं है, जो एज इट इज दिया हुआ है वो कंसिडर करना है. एंड हियर यू कैन सी पहले 5 साल तक मेरा कैश फ्लो सेम है, तो क्या मैं 1-5 इसको एन्युटी मान सकता हूं? एंड इन केस ऑफ एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. मतलब 1/1 रेट जब करेंगे तो वो फैक्टर मुझे समेशन में लेना है, बराबर है कि नहीं? एंड देन रिमेनिंग ईयर्स. तो हमें कैलकुलेट करना है पहले पेबैक पीरियड, देन एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. नाउ ऑल दिस वी कैन प्रेजेंट इन वन टेबल ओनली. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नीचे जस्ट सेपरेटली दिखाएंगे कैलकुलेशन. ओके, बट पेबैक पीरियड पहले कैलकुलेट करना होगा.
तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000. चलिए write down example number second. First working calculation of payback period. Calculation of payback period. What columns we have to draw? Year, cash flow. प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, राइट, एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. तो देखिए फर्स्ट 5 इयर्स तक 7,000 तो सेम ही है, तो पहले 5 साल तक रिकवर कितना हुआ रहेगा 35,000. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 5 आई कैन जस्ट सिंपली राइट 1-5. टोटल कैश फ्लो कितना होगा यहाँ पे ईच ईयर 7,000, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा 35,000. एंड 6th ईयर की कैश फ्लो कितनी है 8,000. तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 43,000. इसके बीच में कहीं तो 40,000 रिकवर हुआ रहेगा ना, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे. बस पेबैक पीरियड मतलब वो टाइम चेक करना है या कैलकुलेट करना है जब मेरा 40,000 रिकवर होगा. तो कैन आई राइट पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, 6 ईयर से कम होना चाहिए, बराबर. तो 5 प्लस न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट हमें रिकवर करना है, बराबर ना. तो 40,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट विच इज रिकवर्ड इन द करंट ईयर. 5 प्लस 5,000 अपॉन 8,000. Is it 5.625 years? Done. Now जो हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो उसके लिए जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक ही टेबल में प्री प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. राइट डाउन सेकंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. इसी टेबल में हम एनपीवी भी कैलकुलेट करेंगे. डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. कॉलम्स कौन से ड्रॉ करेंगे, ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट क्या दिया देखिए 10%, एट द रेट 10%. एंड एक काम कीजिए यहां पे राइट साइड में एक जगह रखिए क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी कैलकुलेट करें ना. क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए. अब एनपीवी के लिए मुझे 0th ईयर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिखना होगा. तो 0th ईयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000. फर्स्ट 5 इयर्स तक जो कॉमन कैश फ्लो है उसको मैं 1-5 लिख सकता हूं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 टाइम्स आई कैन राइट इट एज एन्युटी. These cash flows are been given. First 5 years 7, then 8, 10, 15, 10 and 4. अब आपको कैलकुलेट करना होगा 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 ही होता है. नाउ कैलकुलेट एंड टेल मी 1-5 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आएगा.
Is it 3.7908 approximately? Now everyone knows this calculation. 1/1.10 करेंगे इज इक्वल टू क्या होता है? 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, एंड मुझे 5 इयर्स का चाहिए, एंड 5 इयर्स में ईच ईयर एन्युटी कैश फ्लो है, तो मुझे क्या करना होगा? m प्लस करना होगा. After doing this 3.798 आ रहा है, and then again 1 divided by 1.10 is equal to 1 2 3 4 5 6. ये सिंगल कैश फ्लो सिंगल ईयर का लेंगे. 0.5645 is equal to 0.5132 is equal to 0.4665 is equal to 0.4241 and 0.3855. So just multiply now. 7,000 into 3.7908, 26,530, राउंड ऑफ करके लिखिए 536. Then 8,000 into 0.5645, 4516. 10,000 into this 5132, 15,000 into 0.4665, 6998. Then 10,000 into 0.4241, ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे. 4241 and 4,000 into 0.3855, 1542. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जस्ट मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ और डायरेक्टली एनपीवी लिख सकते हैं हम. इज इट 8965? अप्रोक्सीमेटली. एंड ये पे क्यूमुलेटिव भी कैलकुलेट कर लेना. 26,536 प्लस 4516, 31052 plus 5132, 36,184, 6998, 43,182. बस आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. आई नो कि यहाँ पे बीच में कहीं तो 40,000 रिकवर हुआ रहेगा, यानी कि मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 7 से ग्रेटर होना चाहिए, 8 से लोअर होना चाहिए. तो एनपीवी हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन दिखाया है. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नीचे दिखा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू ऑल कंप्लीटेड टिल हियर? अभी अगर लिखना बाकी हो तो पहले कंप्लीट कर लो. डन. तो आई कैन शो थर्ड वर्किंग एज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. डिस्काउंटेड payback period. This will be calculated as 7 प्लस न्यूमरेटर में लेंगे अमाउंट कितना रिकवर करना है, तो 40,000 रिकवर करना था, एंड कितना रिकवर किया है? 36,184 डिवाइडेड बाय इन दैट पर्टिकुलर ईयर रिकवर कितना हुआ है? सॉरी, ये 6998. तो कैलकुलेट. plus 7. Is it 7.545? Yes. Done. All these questions are just to start with. एग्जाम में ऑब्वियसली इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, गारंटीड. ओके, यहां से आगे थोड़े से अब एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने है वो भी फिर भी सिंपल है, बट वंस वी कंप्लीट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चंस विल स्टार्ट. ये रेडी करो. हाँ, रेडी करो.
12th क्वेश्चन। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहेगा ना अपना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जस्ट वर्किंग कंप्लीट कर दिए। फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी था कैलकुलेशन के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब एक ही प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली आई कैन राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एग्जाम में मोस्टली शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करेंगे, पूरा लिखेंगे। 48,965 divided by outflow 40,000. $1.22. Done. Now read 12th question. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, याद आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स? इसका मतलब यह है कि दो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होएगा। कैन आई स्क्रॉल डाउन? ये कैश फ्लोज दिए गए। रेड, देखिए क्या क्या दिया है। देयर आर टू प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन, डिस्काउंट रेट 8% दिया हमें, राइट। अब दोनों प्रपोजल्स के इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज दिए। अगर हम प्रपोजल 1 में इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लांट 2 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलेशन 10,000, तो दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो वर्किंग कैपिटल में 50,000 यानी कि करंट एसेट्स में 50,000 इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। अब एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो नेट इनकम कितना है, देखिए एनुअल प्री डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्री डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है या पोस्ट कंसिडर करना है? क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया नहीं है, टैक्स रेट नहीं दिया ना यहाँ पे। अरे और भी है नीचे, रुको, चलिए साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। वन थिंग इज श्योर कि टैक्स रेट दिया नहीं है, ओके। तो प्री डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है, पोस्ट डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है? प्री डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एलिमेंट है, तो अगर टैक्स रेट दिया रहता तो उसका टैक्स शील्ड इंपॉर्टेंट रहता। टैक्स रेट तो दिया नहीं है तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एलिमेंट इग्नोर ही करना था वैसे, तो लेस करने के पहले ही दिया हुआ है। सो दीज आर बेसिकली द कैश फ्लोज ओनली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस और एडिशनल कैश फ्लो दिया हुआ है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब ये 95,000 नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है उसमें ये 15,000 कंसिडर नहीं किया है, ओके। नीचे दिया है देखिए, एन एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स प्रमोशन ₹15,000 will be required to be spent in the year 2 of proposal 2, okay, and this is not included in this profits, okay। मतलब ये सेपरेटली मुझे आउटफ्लो कंसिडर करना होगा। कब अराइज हो रहा है? ईयर सेकेंड में, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, ये जो 70,000 95,000 है ये तो एज इट इज लिखेंगे, एंड ये सेपरेटली कैश आउटफ्लो विल राइट डाउन, राइट। प्लांट स्क्रैप वैल्यू, बिल्डिंग डिस्पोजेबल वैल्यू 10,000 एंड ये 30,000 एंड सो ऑन। तो ये एसेट की रिकवरी है। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमने इन्वेस्ट करा था वो स्क्रैप आउट करेंगे, सेल आउट करेंगे, तो दैट आई शुड बी कंसिडरिंग एज कैश इनफ्लो, राइट। एंड यहां पे टैक्स रेट दिया नहीं है तो कैपिटल गेन्स का सवाल नहीं आ रहा। अगर टैक्स रेट दिया रहता तो कैपिटल गेन्स का भी इशू आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स के प्रोविजन, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए, राइट। तो आगे जाके डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ओके।
लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन टू यू 10 years, ये पॉइंट हमने रीड किया हुआ है. इट इज नॉट इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ बिल्डिंग इन 10 years टाइम. हाउएवर कंपनी पॉलिसी इज टू टेक नोशनल फिगर्स इनटू अकाउंट फॉर इवैल्यूएशन. ऑब्वियसली भले आप एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट तो बंद हो रहा है, तो दूसरे पर्पस के लिए भले यूज करोगे, जो मार्केट वैल्यू होगी ये प्रोजेक्ट का इनफ्लो कंसिडर करना होगा. बराबर, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट बंद करा है तो प्रोजेक्ट रिलेटेड ये इनफ्लो होनी चाहिए थी. राइट, दैट्स इट, बस इतना ही है. तो एज आई सेड कि टैक्स रेट दिया है, देयरफॉर कैलकुलेशन इज फार मोर सिंपलर. एनपीवी कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल टेबल से प्रेजेंट करेंगे, सारे के सारे कैश फ्लो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए. ओके, कोई वर्किंग नोट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है. कैन वी साइमल्टेनियसली सॉल्व? तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि एनपीवी कैलकुलेट करना है, हमें डिसीजन देना है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में से कौन सा सिलेक्ट करना है. तो डिसीजन विल बी अनलेस एंड अंटिल नथिंग इज बीन टोल्ड, ऑलवेज विल बी टेकिंग ऑन द बेस ऑफ एनपीवी. ओके, तो हेडिंग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 12 एंड राइट डाउन हेडिंग इवैल्यूएशन ऑफ selection of either proposal 1 or 2. And next line, calculation of NPV. Year particulars, पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे 8% से, एंड देन प्रपोजल 1 उसके दो कॉलम्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. प्रपोजल 2 उसके दो कॉलम्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. डन. अब हमें क्वेश्चन में जिस मैनर में दिया हुआ है उसी मैनर में लिखते जाना है. शुरुआत का इन्वेस्टमेंट ये 3, ये इन्वेस्टमेंट कब अराइज होगा, ईयर 0 में. बराबर, राइट डाउन ईयर 0. बिल्डिंग, देन ईयर 0 प्लांट, एंड ईयर 0 क्या दिया, इंस्टॉलेशन. राइट डाउन फिगर्स, 50,000, 2 lakhs and 10,000. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका आउटफ्लो है डोंट फॉरगेट टू राइट इनटू ब्रैकेट्स टू रिप्रेजेंट नेगेटिव कैश फ्लो. एंड ऑल्सो 0th ईयर में हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा है, मतलब सिंपल वर्ड्स में करंट एसेट में पैसा इन्वेस्टेड है. तो कितना है, 50 and 65. ये क्या, ये भी आउटफ्लो ही तो है, ऐसा इन्वेस्ट हो रहा है ना अपना. डन. आगे, now each year cash flows are been given to you. How many years it will be? For 10 years. Life दिया है 10 years, right?
एंड क्या यहाँ पे कैश फ्लो डिफरेंट है या सेम है? 70-95 तो सेम ही है, तो कैन आई कंसिडर इट एज एन्युटी, राइट? तो आई कैन डायरेक्टली राइट 1-10 and instead of using word cash flow after tax I'll use annual cash inflow, क्योंकि टैक्स रेट दिया नहीं है। कितना दिया है कैश फ्लो? 70,000 and 95,000। डन। फर्दर अब सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कब अराइज हुआ था? ईयर 2 में। तो यहां पे मुझे सेकेंड ईयर के लिए लिखना है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रोजेक्ट 1 के लिए कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट सेकेंड के लिए कितना खर्च किया है? 15,000। एंड ये एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, तो ब्रैकेट में लिखना है। एंड देन लास्ट स्क्रैप वैल्यू, राइट डाउन ईयर 10 plant scrap value and building disposal value। जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो जो स्क्रैप से पैसे मिल रहे हैं वो भी इनफ्लो कंसिडर करना होगा। 10,000 and 30,000, पॉजिटिव फिगर लिखेंगे, एंड 15,000 एंड 16,000। Is any cash flow remaining? Is any cash flow remaining? Just check. नहीं, डिप्रेशन का सवाल ही नहीं आएगा ना, टैक्स रेट दिया ही नहीं है। डिप्रेशन तो वैसे भी नॉन कैश ही था, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, टैक्स रेट नहीं दिया हो, डिप्रेशन आप अगर लेस नहीं किया हो तो स्ट्रेट अवे इग्नोर करो, क्योंकि डिप्रेशन का संबंध किस तक है? टैक्स कैलकुलेशन तक, राइट? तो यहाँ पे प्री डिप्रेशन दिया था, अगर पोस्ट दिया रहता तो डिप्रेशन एड बैक करना रहता, यहाँ पे तो प्री दिया हुआ है। देखिए, शुरुआत में हमने फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्ट करा था उसकी रिकवरी तो हमने लिखी है नीचे, स्क्रैप वैल्यू रिकवर हुआ है, लेकिन करंट एसेट्स में जो इन्वेस्ट किया था क्या वो भी रिकवर होगा? यस। कौन से वैल्यू पे रिकवर होगा? अब बताइए, करंट एसेट्स पे कभी हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं? नहीं। ये बेसिकली करंट एसेट्स क्या होगा? वर्किंग कैपिटल से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, या डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हो सकता है, या कैश का बैलेंस हो सकता है, बराबर? अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज मतलब मार्केट वैल्यू पे तो सेल करेंगे ना, तो जितना इन्वेस्टेड है उतना पूरा का पूरा रिकवर होगा। समटाइम्स देयर इज पॉसिबिलिटी कि से खराब स्टॉक था इसलिए हमने लोअर वैल्यू पे सेल करा है, या बिजनेस बंद करना था तो लोअर वैल्यू पे सेल किया है। तो क्वेश्चन में जब तक कुछ कहा नहीं जाता तो ऑलवेज विल कंसिडर कि जितनी अमाउंट हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करी थी उतनी एग्जैक्टली रिकवर करेंगे। In some questions it will be given कि working capital is recovered to the extent of say 60%। तो दिया अगर रहेगा तो जितना इन्वेस्ट किया उसका 60% रिकवरी लेंगे, लेकिन अगर कुछ दिया नहीं है, विदाउट फॉरगेटिंग ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये शुरुआत में 0th ईयर में जो करंट एसेट्स में स्टॉक ब्लॉक था वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये रोटेट होता रहेगा, बराबर ना? शुरुआत में जो रॉ मटेरियल था वो फिनिश गुड्स बन करके सेल हुआ रहेगा, अगेन न्यू रॉ मटेरियल। तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर वो 10 साल के एंड का जो वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक था वो अब पूरा रिकवर होगा, क्योंकि बिजनेस बंद करने के बाद करंट एसेट्स से रख करके क्या करेंगे? वो भी मार्केट में सेल आउट करेंगे, राइट? सो इवन इफ नथिंग इज बीन गिवन, ऑलवेज रिमेंबर हमें वर्किंग कैपिटल की रिकवरी लेनी है। हाँ, फिक्स एसेट की अगर कुछ दिया ना हो तो क्या उसकी भी लेंगे? नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू तो पता ही नहीं होता, राइट? तो वो डेप्रिसिएशन कितना है, या हो सकता है वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू 0, लेकिन वर्किंग कैपिटल जब नथिंग, व्हेनेवर नथिंग इज बीन गिवन, जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया एग्जैक्टली उतना रिकवर करना है। ओके, राइट डाउन ईयर 10 रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल।
जितना इन्वेस्ट किया था आपने उतना रिकवर करेंगे। पहले हमने नेगेटिव लिखा था ना, अब पॉजिटिव लिखेंगे। अब मुझे बताइए, अगर पहले नेगेटिव ही लिखना था एंड यहां पे पॉजिटिव लिखना था तो वैसे अमाउंट सेम है, तो इंस्टेड हम नहीं लिखते तो चलता क्या? क्योंकि ये 50,000 माइनस ये 50,000 लेस करेंगे तो इनवे जीरो है, तो लिख कर क्या क्या फायदा? अगर नहीं लिखते तो चलता नहीं, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे है। ये 50,000 जीरोथ ईयर में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 50 लिखेंगे, एंड ये 50,000 10th ईयर के एंड में, तो उसका जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो लोअर वैल्यू आएगा, बराबर। तो ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ अमाउंट इज सेम वी हैव टू राइट, ओके। चलो, नाउ ऑल द कैश फ्लोज यू हैव कंसिडर्ड। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज एन्युटी फैक्टर, वेरी रिकॉर्ड। जीरोथ ईयर का तो हमेशा 1 होगा। डिस्काउंट रेट क्या था? 8%। वन अपॉन 1.08 इज इक्वल टू एम प्लस कितने बार? 10 बार, एंड देन एमआरसी कितना आ रही है? 6 पॉइंट कुछ तो आ रहा है क्या? 6.71000 है क्या? तो नाउ 70,000 इंटू 6.710, 4,69,700 and 6.712 95,000, 6,37,450. देन यहाँ पे डैश 0.85 73 इंटू 15,000 इज 12,859। मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आपको पॉइंट में लिखना है तो लिख सकते हो, हायर साइड या लोअर साइड राउंड ऑफ कर सकते। दिस विल बी 4632, 15,000 इंटू 0.4632। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं ना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे। Just what we can do is we can write in detail present value of cash outflow. जो नेगेटिव वाले फिगर से उसका टोटल लो, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000, 3,10,000 एंड यहाँ पे यहाँ पे एंड फॉर प्रोजेक्ट सेकेंड कितना ही है? 1 लाख है, 4 लाख प्लस 15,000 प्लस 65,
4 lakhs 9, sorry, 492,859। वैसे एग्जाम के लिए डायरेक्टली एनपीवी लिखा तो भी चलेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो लिखने की सेपरेटली जरूरत नहीं है, टोटली डायरेक्टली लिख सकते हैं। 469,700 प्लस 4,632 प्लस 13,896, 5,11,388 approximately. Seven 15157 NPV. Two lakhs 1,388। ये कितना आ रहा है, मैंने गलत लिखा है क्या कुछ? चेक करो एनपीवी कितना आ रहा है यहाँ पे। हाँ सॉरी, ये माइनस में, मैंने गलती से प्लस किया इसको। should be 702 9। Just check, are these NPVs correct? यहां से आगे कैलकुलेशन पे फोकस करना है आपको प्रॉपरली। डन। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया देना था या सिर्फ कैलकुलेट करना था? नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से सिलेक्ट करना है। तो विच एवर प्रोजेक्ट इज हैविंग हायर एनपीवी वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट? सो जस्ट राइट डाउन रिकमेंडेशन। Since NPV of proposal 2 is higher, company should select proposal second. यहां तक कोई प्रॉब्लम? दिस वॉज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अब यहां से आगे एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। ओके, अब तक जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी। ओके, यहां से आगे मेन पार्ट अपना स्टार्ट होगा। चलो, अब तक तो कैश फ्लोज दिए थे, अब कैश फ्लो नहीं दिया जाएगा, वो कैलकुलेट करना होगा आपको। ओके, रीड 15th क्वेश्चन।
हैव यू ऑल कंप्लीटेड विद रीडिंग? एक बार अगेन क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, विल रीड। क्या दिया देखिए, हम इवैल्यूएट क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर पॉकेट वीडियो गेम्स। ओके, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 600 lakhs का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स एसेट्स आएंगे, एंड 150 lakhs का वर्किंग कैपिटल आएगा। यानी कि शुरुआत में फिक्स्ड एसेट में हमें 600 lakhs इन्वेस्ट करना है एंड करंट एसेट्स में 150 lakhs हमें इन्वेस्ट करना है। वंस वी हैव डन दिस, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सपोज यहां पे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करा हमने। अब क्या दिया है, जो फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं उसकी पूरी साल की कैपेसिटी क्या है, 12 lakhs यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ी ना पूरा डिमांड होगा, तो हमने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 33 1/3% कैपेसिटी यूटिलाइज किया हुआ है। तो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड? 12 lakhs इंटू 33 1/3% करेंगे, कितना आएगा, 4 lakhs यूनिट्स, 66 2/3 मतलब 8 lakh यूनिट, 90% मतलब 10 lakhs, 80,000, 100% मतलब 12 lakhs। तो पहले 3 साल तक इतने यूनिट सेल करेंगे, 4th ईयर से आगे टोटल 12 lakhs यूनिट हम सेल करेंगे, राइट। तो पहले यूनिट्स दिया हुआ है, अब आगे क्या दिया देखिए, जब हम मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस 200 दिया है, कंट्रीब्यूशन 40%, तो 200 का 40% मतलब 80 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कहना इसे 120 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कंट्रीब्यूशन में, राइट, क्योंकि मुझे तो नेट कैलकुलेट करना है ना बिजनेस का। तो 80 रुपीज मेरा क्या होगा पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन, इनटू मैं अगर ये यूनिट्स कैलकुलेट करूं तो आई विल बी गेटिंग टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से लेस क्या होगा, बाकी सारे एक्सपेंडिचर। तो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहां पे मैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आई विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन, राइट। ये डायरेक्टली मिल सकता है मुझे क्योंकि पर यूनिट पता है। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली दिया है अमाउंट में, 240 lakhs, 360 lakhs, 480 lakhs, सो ऑन, राइट। तो ये लेस होने के बाद डेप्रीसिएशन रेट WDV दिया है। बताइए मुझे डेप्रीसिएशन कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या टैक्स रेट दिया है तो मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, एंड टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए डेप्रीसिएशन इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, तो मुझे डेप्रीसिएशन लेस करना होगा। ओके, तो कंट्रीब्यूशन में से ऑल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह ये जो भी कॉस्ट है वो लेस करेंगे, डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, जिसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं एट द रेट 35%, राइट। देन आई विल बी गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर मैं डेप्रीसिएशन ऐड करूं तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा, राइट। आगे क्या दिया देखिए, 3rd ईयर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 lakhs इज रिक्वायर्ड। तो 100 lakhs जो मुझे इन्वेस्ट करना है तो यहां पे लिखे या सेपरेटली बाहर यहां पे लिखूं? 100 lakhs मुझे प्रॉफिट में से लेस करना होगा या सेपरेटली आउटफ्लो लिखना होगा? बताइए मुझे, करंट एसेट्स में अगर मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है तो इज इट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर? नहीं ना। कभी आपने P&L में डेबिट किया हुआ है कि एसेट इन्वेस्टेड फॉर सम अदर करंट एसेट्स? नहीं। परचेस लिखते हैं हम क्योंकि वो एक्सपेंडिचर होता है। स्टॉक में बैलेंस कितना है वो बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में लिखते हैं, राइट। तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट योर करंट एसेट, तो वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। सिंपल वर्ड्स में मुझे क्या बताना है कि जो कैश फ्लोज क्वेश्चन में दिए उसको कैटेगराइज करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल कैश फ्लो एंड रेवेन्यू कैश फ्लो। रेवेन्यू कैश फ्लो जो है वो सारे P&L वाले एलिमेंट्स होंगे, राइट। उसका एक अलग वर्किंग नोट बनाएंगे, ओके। एंड देन नेट रिजल्ट विल रिप्रेजेंट एज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एंड कैपिटल कैश फ्लो जो है जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट आइदर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या करंट एसेट्स अगर अक्वायर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो हम सेपरेटली लिखेंगे, ओके। एंड जो नेट रिजल्ट है बिजनेस का, प्रॉफिट जो रहेगा कैश फ्लोज के टर्म में, वो एक सेपरेट वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके एक ही बार लिखेंगे, ओके। नहीं तो ये सब कुछ मेन टेबल में लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। नहीं तो सेलिंग प्राइस भी लिखो, वेरिएबल कॉस्ट भी लिखो, कंट्रीब्यूशन भी लिखो मेन टेबल में, एनपीवी टेबल में, इट विल मेस्ड अप एवरीथिंग। आर यू गेटिंग? नहीं तो ये एनपीवी का टेबल कैसे बनता देखिए, 0th ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 600 lakhs,
0th ईयर में वर्किंग कैपिटल 150 lakhs, 3rd ईयर में वर्किंग कैपिटल 100 lakhs, देन ईयर 1 सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 में 120 आउटफ्लो, देन ईयर 1 में फिक्स्ड कॉस्ट 240 जो भी है आउटफ्लो, देन डेप्रीसिएशन आउटफ्लो पहले लिखेंगे, देन ऐड बैक करेंगे। ये सब कुछ मेस्ट होगा, ये ईयर 1 का हो। ऐसे 10 साल का अगर हो तो 10 बार थोड़ी ना लिखेंगे, तो इनका नेट रिजल्ट लिखना है। व्हाट पॉइंट आई वांट टू से इज कि जो रेवेन्यू वाले एलिमेंट्स है उसका नेट रिजल्ट लिखेंगे। जैसे हम P&L में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे नेट कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का वर्किंग हमें सेपरेटली ड्रॉ करना होगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे? या कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, इवन दो नॉन कैश एलिमेंट, लेकिन लेस क्यों करना है? क्योंकि टैक्स रेट दिया है, मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, इसके ऊपर टैक्स PAT, एड बैक डेप्रिसिएशन, आई विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इज इट राइट? ये कितने साल के लिए वैसे? 6 ईयर्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड सो फार? एंड कोई और कैश फ्लो दिया हुआ है? टारगेटेड रिटर्न कितना है? 15% तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो फिक्स एसेट में हमने इन्वेस्ट करा उसका 10% रिकवर हो रहा है, यानी कि 600 lakhs इन्वेस्ट करे थे हमने, उसका 60 lakhs रिकवर होगा, राइट? एंड करंट एसेट दैट इज वर्किंग कैपिटल 100%, तो जितना भी पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया था पूरा का पूरा रिकवर होगा। एंड वन गुड थिंग, कैपिटल गेन्स इग्नोर करना है, यानी कि ये फिक्स एसेट से जो 60 lakhs मिल रहा है तो इसके ऊपर कोई टैक्सेशन इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? अब इशू ये है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि 6 साल का कैलकुलेट करना है एंड हर ईयर का कैश फ्लो अलग हो सकता है, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग दिया है, डेप्रिसिएशन तो WDV मेथड पे, हर ईयर का डेप्रिसिएशन अलग होगा, टैक्स अलग होगा, कैश फ्लो अलग होगा, राइट? तो हाउ आई कैन प्रेजेंट दिस कैलकुलेशन? नाउ वन थिंग इज क्लियर कि मुझे कैलकुलेशन इसी मैनर में करना है। ओके, ये रिमेंबर कि ऑलवेज कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो रेवेन्यू लेंगे, उसमें से जितने भी कॉस्ट दिया है वो लेस करेंगे एक एक करके। अब इस एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, हो सकता है और कोई कॉस्ट दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आई विल बी गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रीसिएशन एड बैक करेंगे, आई विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इज इट राइट? अब ये टेबल मैं इस तरह से बना सकता हूं एंड राइट हैंड साइड ईयर के कॉलम बना सकता हूं, ईयर 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? एवरी ईयर का ईयर रेवेन्यू कॉस्ट आई कैन राइट 1 by 1। ओके, लेकिन कभी कभार लाइफ प्रोजेक्ट की 10 साल ली गई हो तो 10 ईयर्स का लिखना मुश्किल होगा, बराबर? तो दैट टाइम ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है उसका सिर्फ कॉलमनर फॉर्म करना होगा। मींस हाउ यू कैन डू, यही स्ट्रक्चर मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अगर 10 साल होता तो ये 10 कॉलम राइट में ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता, तो आई वुड हैव टेकन ईयर 1 2 3 4 5 6 ऑन, एंड यहां पे जो मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है वो एक एक करके कॉलम होगा। रेवेन्यू एक कॉलम, उसके बाद कॉस्ट एक कॉलम, देन डेप्रीसिएशन एक कॉलम, तो PBT एक कॉलम आएगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन PAT आएगा, एड बैक डेप्रीसिएशन करेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो यही वर्किंग हम कॉलमनर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो इन एवरी प्रॉब्लम दिस पार्ट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का प्रेजेंटेशन इज ओनली द इशू जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा पहले आपसे, मतलब आप पहले बताओगे कि किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है एंड देन विल डिस्कस एंड राइट, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो सोच करके हमें प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। हैव यू अंडरस्टूड? बट मोटा मोटी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो कैन वी स्टार्ट विद राइटिंग? चलिए, हेडिंग लिखे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 हेडिंग लिखिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। To manufacture
pocket video games and decision will be on the basis of NPV. इसलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए कैलकुलेशन ऑफ NPV. कॉलम्स ईयर, particulars, cash flow, discounting factor at the rate 15% and discounted cash flow. अब देखो कैश फ्लो बड़े बड़े 600 लैक्स, तो यहाँ पे 600 लैक्स लिखना थोड़ा मुश्किल जाएगा, जीरो प्रॉपरली काउंट करना होगा. तो व्हाट आई कैन डू इज आई राइट रुपीज इन लैक्स. डन. अब स्टार्ट कहां से करेंगे? शुरुआत से. शुरुआत में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे पहले. तो ये लिखिए ईयर 0 कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 600 राइट इनटू ब्रैकेट्स. अगेन आपको दिया है कि करंट एसेट में भी पैसा ब्लॉक हो रहा है. ईयर 0 वर्किंग कैपिटल 150. जीरो ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, तो आई कैन राइट इमीडिएटली ईयर. क्वेश्चन में आपको यह भी दिया था कि थर्ड ईयर में एडिशनल वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक हो रहा है, बराबर. तो यहां पे लिखेंगे थर्ड ईयर एडिशनल वर्किंग कैपिटल. क्वेश्चन में 100 लैक्स दिया ना, यहां पे डिस्कस करते ना हमने लिखा हुआ था. These all things here written. Now tell me, जो कैश फ्लो लिखना है 1-6 लिखे, 1 2 3 4 5 6 लिखे. अगर एन्युटी हो तो 1-6 लिखेंगे, अगर एन्युटी ना हो तो 1 2 3 लिखना होगा. तो बताइए यहां पे कैश फ्लो सेम रहेगा, चेंज होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ था कि जब मैं इंटर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने पहले गलती से 1-6 लिखा लाइक दिस एक एग्जांपल में. बाद में पता चला कि ईयर के कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे स्क्रैच आउट करके, क्योंकि इसके नीचे भी लिखा था, वो भी कैंसिल करके ईयर 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ा. मीन शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो 1 2 3 लिखना है या 1- लिखना है. तो ऑलवेज रिमेंबर, कैश फ्लो अगर सेम अपीयर हो रहे हैं तो 1- लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो सेपरेटली लिखना होगा. अब यहाँ पे डिप्रेशन तो WD मेथड है, मतलब हर साल का डिप्रेशन अलग, प्रॉफिट अलग, टैक्स अलग. टैक्स अलग मतलब कैश फ्लो अलग. तो ईयर आई शुड बी राइटिंग ईयर 1 2 3 4 5 6. इसका कंबाइन एक ही वर्किंग लिखेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वर्किंग नोट 1. ऑल रेवेन्यू वाले एलिमेंट्स यहां पे एडजस्ट करेंगे. ओके, तो एक एक साल का जो बिजनेस कर रहे हो यहां पे एडजस्ट होगा. अब ये वर्किंग नोट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ये मेन आंसर, राइट. अब 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या होगा, ये जो हमने इनिशियल इन्वेस्ट किया था वो रिकवरी होगी, राइट. तो आपको दिया है फिक्स एसेट्स का कितना रिकवर हो रहा है, 10% दिया ना. टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में भी टेकन टू बी 10% एंड करंट एसेट्स 100%. So you can write year 6 salvage value of fixed asset show working 600 into 10% 60. एंड यहां पे टैक्स रेट वगैरह कुछ नहीं है, इग्नोर कैपिटल गेन्स टैक्स दिया हुआ है, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं है. एंड देन 6th ईयर recovery of working capital. recovery of working capital कितना लिखूं यहां पे मैं, 150 लिखूं या 250 लिखूं या 100 लिखूं? वर्किंग कैपिटल में मेरा पैसा कितना ब्लॉक्ड है, ये पूरा पैसा ब्लॉक्ड है. पहले 150 इन्वेस्ट किया करंट एसेट्स में, उसके बाद अगेन 100 इन्वेस्ट किया, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड मुझे टोटल रिकवरी होगी.
तो 150 प्लस 100 250. पॉजिटिव फिगर लिखनी है, राइट. नाउ कीप 2 लाइन्स ब्लैंक सो दैट वी कैन शो द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. 2 या 3 लाइन ब्लैंक रखिए एंड देन लीव 1 लाइन ब्लैंक एंड राइट डाउन वर्किंग नोट 1. तो अगर उसी पेज में फिट हो रहा है तो अदरवाइज न्यू पेज पे. एग्जाम में क्या अपने पेज वेस्ट नहीं होते, तो ऑलवेज रिमेंबर नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करना है वर्किंग नोट. ओके. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हेडिंग लिखिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो बताइए कैसे प्रेजेंट करें, वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें, कॉलम्स ड्रॉ करके या हॉरिजॉन्टल फॉर्म. मतलब कहां पे लिखा था मैंने, हाँ ऐसे प्रेजेंट करे, ये देखिए ऐसे प्रेजेंट करे या ऐसे प्रेजेंट करे कॉलमनर फॉर्म में. फर्स्ट वाला ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं क्योंकि ईयर्स लोअर है, तो ऑलवेज ईयर्स कम हो 5-6 साल हो तो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. 10 ईयर्स वगैरह हो तो राइट साइड में 10 कॉलम्स ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत आता है, तो दैट टाइम वी कैन प्रेजेंट इन दिस मैनर. तो हम प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल में इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक एग्जांपल में उस तरह से प्रेजेंट करेंगे. तो हियर कॉलम्स क्या बनेंगे अब, फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम particulars and right hand side year. 1 2 3 4 5 and 6. देन अब फॉर्मेट आपको याद रखना है कि किस तरह से होगा. ऑलवेज रिमेंबर, पहले रेवेन्यू, फिर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स, देन वी कैन सी फर्दर. ओके. तो सीरियल नंबर ई. अब यहां पे पहले तो हमें कैपेसिटी दिखाना है क्योंकि डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सीरियल नंबर ए विल राइट कैपेसिटी. अब कैपेसिटी भी क्वेश्चन में जो दिया है परसेंटेज में दिया है. अब उसके बेसिस पे हमें यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है, इसलिए 2 पार्ट लिखे. कैपेसिटी फर्स्ट परसेंटेज एंड देन यूनिट्स. तो क्या दिया देखिए, फर्स्ट 3 years कैपेसिटी 33 1/3, 66 2/3 एंड 90. राइट डाउन 33 1/3%, 66 2/3% and 90%, and 4th year onwards 100%. तो फुल कैपेसिटी पे 12 lakhs है, तो आई कैन राइट 12 lakhs इनटू सीरियल नंबर ए. यहां पे भी हम फिगर्स लैक्स में ही कंसिडर कर रहे हैं. अब बताइए मुझे, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड देन कंट्रीब्यूशन लिखो या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से लिख सकते हैं हम. डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से लिख सकते हैं ना. 200 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया है, 40% दिया है, मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो पता है, तो डायरेक्टली मैं टोटल कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं. अननेसेसरी वाई टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो सीरियल नंबर बी, राइट डाउन कंट्रीब्यूशन एट द रेट ₹80 पर यूनिट. अगर एक यूनिट के लिए 80 तो 4 lakhs यूनिट के लिए कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा टोटल. राइट. तो यहां पे देखिए सीरियल नंबर ए का जो सेकंड पार्ट था यूनिट्स इनटू 80 करना होगा मुझे, तो वर्किंग दिखाएंगे. ये 4 lakhs यूनिट इंटू 80, 8 lakhs यूनिट इंटू 80 एंड सो ऑन ना. तो कितना आएगा 80 इंटू 4 320, 80 इंटू 8 640, 80 इंटू 10.8.
864 and then 18 to 12, 960, 960, 960. हो सकता है इनिशियल while solving problem immediately orientation नहीं आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे you will get the idea each problem. ओके देखिए, अब कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करें, क्या दिया नेक्स्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद, एनुअल फिक्स कॉस्ट. एंड देखिए एनुअल फिक्स कॉस्ट देते टाइम कैसे दिया, देखिए मेनी टाइम्स आई सीन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी 480 lakhs, तो पूरा रीड करते नहीं, यहां पे एनुअल फिक्स कॉस्ट 480 lakhs लिख लेते, लेकिन पूरा आपको रीड करना है 480 lakhs पर एनम फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कितना है 240 एंड 360 रिस्पेक्टिवली. ओके तो राइट डाउन सीरियल नंबर सी फिक्स्ड कॉस्ट, फर्स्ट ईयर में 240, सेकेंड ईयर में 360 एंड देन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 480 एवरी ईयर. डन. अब कंट्रीब्यूशन लिखा, फिक्स कॉस्ट लिखा, लेकिन और भी एक कॉस्ट है डेप्रीसिएशन, वो लेस करने के बाद ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा, राइट. तो सीरियल नंबर डी डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन जो है डब्ल्यूडी मेथड से ना, डब्ल्यूडी रेट फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 33/1/3% ऑफ कैपिटल एसेट. डब्ल्यूडी दिया हुआ है, मतलब हर साल का ओपनिंग डब्ल्यूडी पे मुझे 33% कैलकुलेट करना है, 33/1/3. तो डेप्रीसिएशन के नीचे दो पार्ट लिखना होगा, फर्स्ट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एंड सेकेंड डेप्रीसिएशन एट द रेट 33/1/3%. एंड 33/1/3% मतलब 1/3 ओनली, बराबर. ओपनिंग डब्ल्यूडी कितना लिखूं, फिक्स एसेट की 600 ना. अब 600 पे जस्ट 1/3 कैलकुलेट करो, 33/1/3 कहने से 1/3 ओनली, 100 का 33/1/3 मीन्स इट इज 1/3. तो 200. तो नेक्स्ट ईयर की डब्ल्यूडी क्या होगी, इसमें से ये लेस होगा, करंट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडी माइनस डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडी. तो 400 डिवाइडेड बाय 3, 133.33 माइनस 400, तो 266.67 divided by 3, 88.89 माइनस करने के बाद नेक्स्ट ईयर में आएगा 177.78 डिवाइडेड बाय 3, 59.26. तो लेस करने का नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडी 118.52, डेप्रीसिएशन 39.5, नेक्स्ट ईयर 79.602, 26.34. आर दिस फिगर्स डेप्रीसिएशन करेक्ट? अब ये ओपनिंग डब्ल्यूडी तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, डेप्रीसिएशन हम P&L को डेबिट करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेस करूं एंड डेप्रीसिएशन लेस करूं, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इज दिस राइट? तो नेक्स्ट सीरियल नंबर आई कैन राइट सीरियल नंबर E, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड शो वर्किंग. कंट्रीब्यूशन का सीरियल नंबर क्या है? B माइनस C माइनस D का सेकंड. इस तरह से वर्किंग दिखाइए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन. तो कैलकुलेट करो, 320 माइनस 240 माइनस 200 कितना आ रहा है? 120 लॉस नेगेटिव. सेकेंड ईयर 640 माइनस 360 माइनस 133.33, 146.67, then 864 minus 480
minus 88.89 to 95.11 and 960 minus 480 minus 59.26 420.74। अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे ऑलरेडी पता है 480, तो 480 minus 39.5 440.5 and then 480 minus 26.34 453.66। Have you all done? Can we proceed further? अब यहां पे देखिए, everyone, is everyone with me? अब फर्स्ट ईयर का लॉस है, ओके मुझे कैलकुलेट क्या करना था वैसे, नेक्स्ट टैक्स कैलकुलेट करना था, राइट? बताइए मुझे, अगर लॉस हो तो ट्रीटमेंट क्या आएगी, टैक्स अमाउंट क्या आएगा, नील आएगा, बराबर ना? टैक्स विल बी नील, राइट? मतलब जस्ट डिस्कस कर रहे, डोंट राइट। फर्स्ट ईयर में नील होगा। टैक्स रेट क्या दिया क्वेश्चन में, 35% है क्या? 35%। नेक्स्ट ईयर का टैक्स बताइए कितना आएगा? कितना आ रहा है? 51.33। श्योर? अपने इनकम टैक्स में कंसेप्ट पढ़ा था, सेट ऑफ करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफएम मतलब सिर्फ एफएम सोचना है, टैक्स सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो यहां पे करंट ईयर का लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, ओके? एफएम में बहुत जगह टैक्स का कंसेप्ट आता है, अभी तो हमने कैपिटल गेन्स डिस्कस नहीं करा है, ब्लॉक ऑफ एसेट हमने कंसीडर नहीं करी है, उसका भी रेफरेंस आएगा आगे जाके, ओके? तो ये लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होगा, तो 120 लेस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है 26.67, तो 26.67 पे टैक्स आएगा 35%, क्योंकि हम एक्चुअल में कैश फ्लो कंसीडर कर रहे हैं ना, तो टैक्सेशन का भी इंपैक्ट एक्चुअल में ही कंसीडर करना होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो बेसिकली लॉस का एक ट्रीटमेंट, करंट ईयर लॉस हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड सेट ऑफ कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। इज इट राइट? अब ध्यान से समझिए, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इस कंपनी का इसी ईयर में सेम दूसरा कोई बिजनेस से इनकम हो, राइट? कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दूसरा कोई बिजनेस इनकम है ही नहीं, हम मान के चल रहे कि करंट ईयर में ये जो 120 है पूरा का पूरा लॉस है, इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी और देयर आर सेवरल बिजनेस ऑफ द कंपनी, ओके? तो एक बिजनेस इवैल्यूएट कर रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी 4 बिजनेसेस है, राइट? तो इन दैट केस कैन आई से, अब ये बिजनेस कर रहे हैं मतलब ये क्या है, पीजीबीपी है, राइट? तो अपना जो बिजनेस इवैल्यूएशन वाला है सर पीजीपी 1, यहां पे लॉस हो रहा है 120 लाख। हो सकता है कंपनी के 2-3 और बिजनेस हो जहां पे पीजीबीपी इनकम हो से 500 लाख, राइट? अगर सेम ईयर में एक बिजनेस का प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस का लॉस है, तो क्या मैं ये प्रॉफिट के अगेंस्ट ये लॉस सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकता हूं? अब टैक्सेशन के प्रोविजन आई होप कि आपको याद है, पहले तो इंटर सोर्स, उसके बाद इंटर हेड एंड उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ना। पहले तो करंट ईयर में ही देखेंगे कि अगर दूसरा कोई बिजनेस हो तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर में ही, अगर वो ना हो तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट? तो अगर दूसरा बिजनेस रहता तो वी कुड हैव सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट अदर प्रॉफिट इन द सेम ईयर, इज इट राइट? अब उसका इंपैक्ट क्या होता समझिए, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं विथ सिंपल नंबर्स, ओके? सपोज जो प्रोजेक्ट हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 100 का लॉस, ओके? एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर अदर बिजनेस ऑल्सो, तो अदर बिजनेस भी होंगे। सपोजिंग द टैक्स रेट इज बिन गिवन 40%, ओके? अब अगर अदर बिजनेस हो तो क्या ना इसे इस लॉस का सेट ऑफ अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट इसी ईयर में सेट ऑफ होगा, राइट? मान के चल रहा हो कि अदर बिजनेस 1000 लाख हो या जो भी हो, ओके? टाइम बिंग
अगर मैं ये प्रोजेक्ट इग्नोर करूं, सपोज मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करता, तो अदर बिजनेस का तो मेरा 1000 का प्रॉफिट जो है वो एज इट इज रहता, राइट। एंड उस पे मेरा टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेमेंट कितना जाता, 40% मान के चल रहा हूं, तो 400 जाता। तो टैक्स पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बचा, 600। इज इट राइट? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो अब जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो क्या होगा, अदर बिजनेस या अदर प्रोजेक्ट का इनकम 1000 एंड ये प्रोजेक्ट से जो लॉस हो रहा है 100 लाख का, वो क्या करेंगे, इसी ईयर में सेट ऑफ करेंगे। तो लॉस फ्रॉम अदर सोर्स, इंटर सोर्स याद है ना, पीजीबीपी हेड में मल्टीपल सोर्स का सेट ऑफ होगा, तो यहां पे 100 सेट ऑफ होगा। प्रॉफिट कितना बचा, 900, राइट। अब इस पे टैक्स कितना आएगा, एट द रेट 40%, 900 पे 40% 360 आएगा, बैलेंस जो भी बचा। लेकिन कैन यू सी कि पहले मेरा टैक्स था 400 एंड अब टैक्स कितना आ रहा है, 360। तो हियर 40 का टैक्स में सेविंग हो रहा है। एंड ये टैक्स में सेविंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं इसलिए, राइट। तो कैन आई से कि जब मैं ये प्रोजेक्ट का 100 लाख का लॉस कंसिडर कर रहा हूं, मैं टैक्स में सेव कर रहा हूं, ना कि पे कर रहा हूं, बराबर। तो यहां पे ये सेविंग जो है, कैन आई कंसिडर इट एज कैश इनफ्लो। मेरा पहले खर्चा होने वाला था 400, ये प्रोजेक्ट की वजह से मेरा 360 हो रहा है, मतलब 40 रुपए का टैक्स मेरा सेव हो रहा है। सेव हो रहा है मतलब मेरे लिए कैश इनफ्लो है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे कंसिडर करना होगा एज कैश इनफ्लो। आर यू गेटिंग? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी लॉस हो रहा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो हम मान के चल सकते हैं कि करंट ईयर में दूसरा प्रॉफिट नहीं है, तो करंट ईयर का लॉस क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा, राइट। एंड नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट आएगा लेस करेंगे। एंड अगर इंफॉर्मेशन दिया है प्रॉफिटेबल कंपनी, सेवरल बिजनेसेस आर देयर, या हो सकता है कि सिर्फ हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कोई एसेट का, ना कि बिजनेस का, तो एसेट का लॉस टोटल बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गई। सपोज मैं इवैल्यूएट कर रहा था कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम बदलनी है, एंड ये कंप्यूटर सिस्टम बदलने की वजह से ये कंप्यूटर का प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से मेरा लॉस आ रहा है, तो लॉस मेन बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। तो लॉस की वजह से मेन बिजनेस का जो टैक्स था वो सेव होगा, राइट। तो मुझे प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो कंसिडर करना होगा, ओके। तो यहां पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि करंट ईयर में अदर इनकम है, तो हम मान के चलेंगे कि करंट ईयर का लॉस करंट ईयर में ही सेट ऑफ होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेट ऑफ देयर विल अराइज टैक्स सेविंग्स, एंड टैक्स सेविंग्स हमें प्रोजेक्ट के लिए कैश इनफ्लो लेना होगा। फिलहाल हम जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में डिस्कस कर रहे हैं, जब एग्जांपल आएगा तो डिटेल में समझेंगे, ओके। अब करंट एग्जांपल में देखिए, क्या कहीं दिया हुआ है कि कंपनी एकदम हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है या कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस है, कहीं पे भी दिया नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि देयर इज नो अदर इनकम, तो करंट ईयर का जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा। नीचे नोट लिखना होगा हमें, ओके। एंड जब भी ये अदर बिजनेस वाला एग्जांपल हो तो तब कैसे आएगा वो भी लिखेंगे, एंड लास्ट में एक समरी नोट बनाएंगे कि लॉस का ट्रीटमेंट क्या कैसे करना है, ओके। फिलहाल के लिए समझ में आया, एटलीस्ट ब्रीफ से 20-30% भी समझ में आया हो, दैट मच इज सफिशिएंट एट दिस स्टेज। जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे यू विल गेट मोर क्लैरिटी, ओके। तो हियर वी आर अज्यूमिंग कि करंट ईयर का लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओके। तो लिखिए, पीपीटी तक कंप्लीट किया ना आपने, तो नाउ नेक्स्ट सीरियल नंबर क्या आता है, ABCDEF। टैक्स एट द रेट 35%। फर्स्ट ईयर में लॉस तो डैश। अब नेक्स्ट ईयर में शो वर्किंग 146.67 माइनस 120, मतलब करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड जो बैलेंस बच रहा है उस पर 35% कैलकुलेट करेंगे। कितना रहा, 9.33। क्या पूरा का पूरा लॉस हमने सेट ऑफ कर लिया? तो नेक्स्ट ईयर में अब कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लॉस तो ही नहीं, तो डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट द टैक्स। तो 0.35 लेकर के मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं 0.35 लूंगा इनटू 295.11, दैट इज 103.29, 420.72, 147.25,
440.5, 154.17, कितना ये 453.66 है ना, 158.78 हैव यू रिटर्न। अब पीबीटी में से टैक्स ना वन थिंग, अब यहां पे देखिए जरा सा, पीबीटी में से वैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि पीबीटी में से टैक्स लेस करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, पीएटी, राइट, डोंट राइट, एंड देन नेक्स्ट सीरियल नंबर इसमें मैं डेप्रीसिएशन ऐड करूंगा, आई विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इज इट राइट। इस तरह से कैलकुलेट करना था, एक कैलकुलेट करके देखते हैं, यू डोंट सॉल्व, जस्ट टेल मी। यहां पे सपोज ये ईयर का कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 146.67 माइनस 9.33, तो मेरा पीएटी कितना है, 137.34 बराबर। मैंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितना डिडक्ट किया था, 133, नॉन कैश एलिमेंट है तो मुझे ऐड बैक करना था, तो यहां पे 133.33 ऐड करूंगा, 270.67 बराबर, ये मेरा कैश फ्लो आएगा। अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस, आई कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर। बेसिकली ये डेप्रिसिएशन लेस करने का पर्पस क्या था, अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करना। अब वंस आई कैलकुलेट टैक्स, मुझे अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूं, शुरुआत से कैश फ्लो वाले एलिमेंट देखूंगा, कंट्रीब्यूशन मुझे कैश इनफ्लो रहेगा, कंट्रीब्यूशन तो कैश में ही मिलेगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट ये कैश में ही है, राइट, तो ये कैश आउटफ्लो है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एलिमेंट है तो इग्नोर, पीबीटी तो सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किया था तो इग्नोर, टैक्स मेरा एक्चुअल कैश फ्लो रहेगा तो ये कैश आउटफ्लो होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट एंड मैं टैक्स अगर लेस करूं तो डायरेक्टली सेम आंसर मिलना चाहिए। वैसे चेक करो, 640 माइनस 360 माइनस 9.33, इज इट 270 पॉइंट समथिंग समथिंग 67, इतना ही आ रहा है, तो सेम आंसर आ रहा है। तो अननेसेसरी आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस पीएटी, डेप्रिसिएशन एंड कैश फ्लो, तीन वर्किंग होंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स लिख सकता हूँ, इज इट राइट। दोनों केस में कैलकुलेशन मैथमेटिकली सेम ही है। तो हियर नेक्स्ट सीरियल नंबर, अब इसे आदत डालेंगे कि डायरेक्टली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते आना चाहिए, एग्जाम में अपने पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो सीरियल नंबर जो भी है जी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में क्या लेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन दैट इज सीरियल नंबर बी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज सी, एंड देन डायरेक्टली टैक्स लेस करना है तो माइनस एफ, तो बी माइनस सी माइनस एफ कैलकुलेट करो अभी। तो 320 माइनस 240 डायरेक्टली 80, देन ये तो हमने कैलकुलेट करा हुआ था, 640 माइनस 360 माइनस 133 पॉइंट, सॉरी 9.33, 270.67 एंड 4 कंट्रीब्यूशन से 864 माइनस 480 माइनस टैक्स कितना है 103.29, 280.71, then 960 minus 480 minus 147.25, 332.75, then 480 में से डायरेक्टली टैक्स लेस करेंगे 325.83 and then 480 minus 158.78. Just check, are these cash flows correct? Are these cash flows correct, everyone? तो अब ये मुझे कॉपी पेस्ट करना है मेन आंसर में, हमने स्पेस रखी थी ना वहां पे, मेन आंसर में यहाँ पे आइए,
तो यहां पे फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो क्या थी 80, सेकेंड ईयर की कैश फ्लो कितनी थी 270.67, थर्ड ईयर की 280.71, then 332.74, 75, 325.83, and then 321.22. 321.22. Now I can calculate all present value factors. Okay. तो 15% से कैलकुलेट करना है, तो जहां जहां जिस ईयर की कैश फ्लो उसके सामने उस ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे। तो मेरे साथ करो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू कितना रहा 0.8696 अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट ईयर के सामने लिखो 0.8696, ये फर्स्ट ईयर के सामने यहां पे। अगेन इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का फैक्टर कितना रहा है 0.7561, अगेन इज इक्वल टू 0.6575 थर्ड ईयर। एंड ये थर्ड ईयर का जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है ये भी थर्ड ईयर में आ रहा है ना, तो थर्ड ईयर के फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.6575 थर्ड ईयर का फैक्टर लिख रहा हूं यहां पे। जिस ईयर में जो कैश फ्लो अराइज होगी उसी ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगेन इज इक्वल टू फोर्थ ईयर 0.5717, अगेन इज इक्वल टू फिफ्थ ईयर 0.4972 इज इक्वल टू सिक्स्थ ईयर 0.4323। एंड देन देखिए सिक्स्थ ईयर के दोनों कैश फ्लोज है, तो सिक्स्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4323, यहां पे भी सिक्स ईयर 4323। Just check are these all present value factors correct। अब सिंपली कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। This will be 65.75 ब्रैकेट में 80 into 0.8696 is equal to m plus 69.568, 270.67 into 0.7561 is equal to m plus 204.65, 280.71 into 0.6575 is equal to m plus कितना था ये तो मैंने गड़बड़ किया क्या 184.57, 332.75 into 0.5717, 190.23, 325.83 into 0.4972, 162.00, 321.22, 321.22 into 0.4323, 138.86, and then also multiply this 16 to 0.4323, 25.938 into 15 to 0.4323, 108.075। नाउ जो भी पॉजिटिव कैश फ्लोज है वो प्लस करो, नेगेटिव कैश फ्लो माइनस करो एंड टेल मी सिंगल एनपीवी। अगर आपने एम प्लस फंक्शन यूज किया हुआ है ऑलरेडी तो पॉजिटिव फिगर्स के लिए एम प्लस एंड देन नेगेटिव फिगर के लिए एम माइनस।
What is the NPV you are getting? Exactly 268 point whatever it is, 268 point something something. पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस इज ओके. पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव. ये भी याद रखना है, नहीं तो गलती से नेगेटिव है ना आपने लिखा एंड देन कंक्लूजन गलत होगा. पॉजिटिव क्या एनपीवी है, देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा? क्वेश्चन क्या था वैसे? आपको डिसीजन देना था कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वेदर प्रपोजल इज वायबल. तो रिकमेंडेशन क्या होगा? एज एनपीवी इज पॉजिटिव वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. राइट डाउन. नीचे कंक्लूजन लिख सकते हैं एट द एंड. कंक्लूजन. राइट डाउन. कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर पॉकेट वीडियो गेम. आपको तो पहले वो पॉकेट वीडियो गेम आया करते थे, ब्लैक कलर का डिस्प्ले हुआ करता था, येलो बटन्स हुआ करते, कभी देखा आपने? तो हमारे टाइम वो मिलना मतलब एक अलग अचीवमेंट हुआ करता था. मीन्स एवरी टाइम वी वेर जस्ट ड्रीम हुआ करता था कि वो टाइप का गेम मिले. उस टाइम कंप्यूटर वगैरह इतना कॉमन नहीं था ना. तो आई डू रिमेंबर कि कुछ तो मेरे घर वालों ने कहा था कि इतना परसेंटेज लाओगे तो ये मिलेगा. तो आफ्टर सो मेनी टाइम, आफ्टर गिविंग दैट एग्जाम एक्सेट्रा, जो टारगेट परसेंटेज है वो अचीव करने के बाद घर वालों ने दिया था ये पॉकेट वीडियो गेम. एनीवेज, कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर पॉकेट वीडियो गेम एज एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव. डन. राइट डाउन वन नोट. किसकी नोट लिखेंगे? कि लॉस जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो हमने अज्यूम किया है कि दूसरा कोई इनकम नहीं है इसलिए. सो जस्ट आई विल डिक्टेट. ओके, राइट डाउन. इट इज अज्यूम्ड दैट लॉस इन द ईयर 1 has been carried forward and set off against income of second year. It is assumed that loss in the year 1 has been carried forward and set off against income of second year. तो अगर उसी ईयर में सेट ऑफ करना हो तो कैसे कैलकुलेशन में इंपैक्ट होगा वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे. ओके, बट दैट विल बी डूइंग इट टुमारो. ओके, सो विल कंक्लूड फॉर नाउ. टुमारो अपनी सेम टाइमिंग रहेगी. ऑलराइट, सो विल कंक्लूड. तो कल और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी देखो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधा घंटा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो नेक्स्ट लेक्चर टुमारो ऑल्सो पूरे लेक्चर में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाएंगे. ओके.